नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कीमत रेखा और उपभोक्ता का संतुलन। कीमत रेखा और उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले ले रहे हैं हम कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा को बजट रेखा भी कहा जाता है। कीमत रेखा या बजट रेखा। कीमत रेखा या बजट रेखा की परिभाषा है, यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। अतः यह प्राप्त होने वाली रेखा या प्राप्य संयोगों की रेखा भी कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कीमत रेखा दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। तो इसको मैं नोट कर देता हूँ। कीमत रेखा या बजट रेखा की परिभाषा, यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। इसे प्राप्त होने वाली रेखा व प्राप्य संयोगों की रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। दो वस्तुओं की कीमतें उसके सामने होंगी, उपभोक्ता की आय दी गई होगी और इसकी सहायता से उपभोक्ता तक ये बजट रेखा या कीमत रेखा को प्राप्त कर सकता है। तो कीमत रेखा या बजट रेखा की परिभाषा बनी, दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। इससे पहले हमने तटस्थ वक्र की परिभाषा भी देखी थी। तटस्थ वक्र की परिभाषा थी, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होने के कारण, यानी प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन सभी बिंदुओं के प्रति तटस्थ या उदासीन हो जाता है। यहाँ तटस्थ या उदासीन का तात्पर्य है कि उपभोक्ता सभी बिंदुओं को समान रूप से पसंद करता है। तो यहाँ पे तटस्थ वक्र की परिभाषा और कीमत रेखा की परिभाषा लगभग मिलती जुलती है, क्योंकि तटस्थ वक्र भी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बता रहा था, कीमत रेखा की दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है। तो यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के कीमत रेखा या बजट रेखा को किस प्रकार से एक उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए उपभोक्ता की आय 120 रुपये, एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 30 रुपये। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। माना उपभोक्ता की जो आय है, आय, उपभोक्ता की सीमित आय 120 रुपये है। एक्स वस्तु की कीमत, प्राइस किसकी? एक्स की प्राइस कितनी है? 20 रुपये और वाई वस्तु की कीमत मान लीजिए 30 रुपये। उपभोक्ता की सीमित आय
120 रुपये, एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये, वाई वस्तु की कीमत 30 रुपये। तो इन आंकड़ों के द्वारा हम एक कीमत रेखा या बजट रेखा को प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले संयोग लिखेंगे, संयोग, और दो वस्तुओं की चर्चा हो रही है यहाँ पे, एक्स वस्तु, एक कॉलम में एक्स वस्तु और दूसरे कॉलम में लेंगे हम वाई वस्तु, और लास्ट में यहाँ पे दर्शाएंगे हम उपभोक्ता की आय यानी सीमित आय कितनी है। और यहाँ हमें सिर्फ दो संयोगों की ज़रूरत पड़ेगी, दो ही संयोगों से हम कीमत रेखा या बजट रेखा को प्राप्त कर सकते हैं। दो संयोग लेंगे केवल हम, ए और बी। मान लीजिए हमने संयोग ले लिया, एक ए और एक बी। अब ए और बी संयोग हमने ले लिया। अब यहाँ पे एक्स वस्तु की और वाई वस्तु की मात्राएं यहाँ पे लिखेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, ए संयोग पर मान लीजिए उपभोक्ता एक्स वस्तु की 0 इकाई लेना चाहे तो वाई वस्तु की उसे कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। बी संयोग पर हम क्या करेंगे, वाई वस्तु की 0 लेंगे तो एक्स वस्तु की वो कितनी इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की सीमित आय 120 रुपये, उपभोक्ता के पास 120 रुपये हैं। एक वस्तु की कीमत 20 रुपये, दूसरी वस्तु की कीमत 30 रुपये। चाहे तो उपभोक्ता सभी इकाई एक्स की खरीद सकता है, चाहे तो उपभोक्ता सभी इकाई वाई की खरीद सकता है, या फिर एक्स वस्तु की इकाई भी खरीद सकता है, वाई वस्तु की इकाई भी खरीद सकता है। यानी कुछ इकाइयाँ तो वो एक्स की खरीद सकता है, कुछ इकाइयाँ वो वाई की खरीद सकता है। लेकिन शर्त ये है कि उपभोक्ता 120 रुपये को खर्च करेगा इन दोनों वस्तुओं के ऊपर, उसका 120 रुपये पूरा का पूरा खर्च होना चाहिए। और इस प्रकार से हम बजट रेखा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले ए संयोग लेंगे और ए संयोग पर हम क्या करेंगे, एक्स वस्तु की 0 मानें। एक्स वस्तु की क्या ले ली हमने, 0। मान लीजिए एक्स वस्तु वो नहीं खरीदना चाहे तो उसे वाई की कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं, यानी वाई वस्तु वो कितनी प्राप्त कर सकता है। तो उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं, 120 रुपये हैं। वाई वस्तु खरीदना चाहता है तो वाई वस्तु खरीदना चाहता है तो वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 30 रुपये। तो पर इकाई वाई वस्तु की पर इकाई 30 रुपये में प्राप्त होगी। और 30 रुपये के हिसाब से 120 रुपये में कितनी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, 4 वस्तुएं, यानी 4 इकाई प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब ये है, यदि वो एक्स की कोई इकाई प्राप्त करना नहीं चाहे, एक्स की कोई भी इकाई नहीं खरीदना चाहे, तो वो वाई वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है, 4 इकाई प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पे उपभोक्ता का 120 रुपये पूरा खर्च हो जाएगा। दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, मान लीजिए उपभोक्ता वाई वस्तु नहीं खरीदना चाहे, वाई वस्तु की कोई इकाई नहीं खरीदना चाहे, तो उसे एक्स वस्तु की कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो सकती हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 120 रुपये उपभोक्ता के पास हैं और वो पर यूनिट 20 रुपये के हिसाब से कितनी वस्तुएं खरीद सकता है। यानी एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये है तो 20 रुपये के हिसाब से 120 रुपये में कितनी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी, 6 वस्तुएं, यानी 6 इकाई प्राप्त कर सकता है। यदि वो वाई वस्तु नहीं खरीदना चाहे तो उपभोक्ता को 6 इकाई प्राप्त हो जाएंगी, किसकी, एक्स वस्तु की। और यहाँ भी हम देखते हैं कि उपभोक्ता के 120 रुपये खर्च हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम बजट रेखा या कीमत रेखा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें 2 संयोग लेना है, ए और बी। 2 संयोग ले लेंगे और 2 संयोग में हम क्या करेंगे, एक एक्स वस्तु और वाई वस्तु पर वो खर्चा करेगा। किस प्रकार से, एक बार तो वो एक्स की 0 इकाई लेना चाहेगा तो उसे वाई की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इकाई मिल जाएंगी, 4 इकाई। और यदि वो वाई की 0 इकाई खरीदना चाहिए तो एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी इकाई मिलेंगी, उसे 6 इकाई। इस प्रकार से उपभोक्ता के 120 रुपये यहाँ भी खर्च हो रहे हैं और 120 रुपये यहाँ भी खर्च हो जाते हैं। यानी उपभोक्ता अपना जो सीमित आय है उसमें से कोई अधिशेष नहीं रखता, यानी पूरा का पूरा खर्च कर देता है। तो ये हमारी तालिका हो गई। इससे हम कीमत रेखा या बजट रेखा का रेखा चित्र बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ए और बी संयोग लिया, एक बार एक्स का 0 तो वाई वस्तु की 4 इकाई प्राप्त होती है। जब उसने वाई का 0 लिया यानी वाई वस्तु की कोई इकाई नहीं खरीदना चाहे तो एक्स वस्तु की 6 इकाई उसे प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उपभोक्ता का 120 रुपये खर्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वस्तु की कोई इकाई नहीं खरीदना चाह रहा तो यहाँ पे कोई खर्चा नहीं आ रहा। लेकिन वाई वस्तु की 4 इकाइयों के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 120 रुपये, क्योंकि वाई वस्तु की 1 इकाई 30 रुपये में मिल रही है तो 4 इकाई मिलेगी 120 रुपये में। तो इसका मतलब 120 रुपये यहाँ पर खर्च हो गया।
यदि उपभोक्ता वाई वस्तु नहीं खरीदना चाहे, केवल एक्स वस्तु खरीदना चाहे, तो यहाँ पे उसको एक्स वस्तु की पर इकाई 20 रुपये में मिलती है, तो 6 इकाई कितने में मिलेंगे? 120 रुपये में। इसका मतलब यहाँ भी उसके 120 रुपये खर्च हो जाते हैं। और इन आंकड़ों के द्वारा हम रेखा चित्र बनाएंगे, यानी बजट रेखा तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स अक्ष पर हम एक्स वस्तु लेंगे, एक्स वस्तु, और वाई अक्ष पर लेंगे वाई वस्तु। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु, वाई अक्ष पर हमें लेना है वाई वस्तु। अब देखो एक्स वस्तु में हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यानी एक्स वस्तु की कितनी इकाइयाँ यहाँ पे दर्शानी है? एक्स वस्तु की हमें 6 इकाइयाँ दर्शानी हैं। तो यहाँ पे बराबर का अंतराल लेकर के लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, और इसके बाद 6ठी इकाई भी हमें चाहिए। 6 इकाई एक्स वस्तु की दर्शा दिया। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु ले रहे हैं, तो एक्स वस्तु के लिए हमें 6 तक दर्शाना है, और वाई वस्तु में हमें 4 तक दर्शाना है। तो यहाँ भी बराबर का 1 2 3 और ये 4 इकाई हमने ले ली वाई वस्तु की। अब हमें क्या करना है? ए और बी संयोग यहाँ पे दर्शाना है, दोनों को मिला देंगे, बजट रेखा या कीमत रेखा तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला बिंदु ए संयोग कहाँ पे आएगा? एक्स का 0 होना चाहिए, वाई का 4 होना चाहिए। तो एक्स और वाई का 0 यहाँ पे होता है, दोनों का 0, ठीक है। और हमें वाई के 4 तक जाना है, तो वाई का 4 कहाँ पे होगा? ये। तो ये इसी बिंदु के ऊपर यहीं पे आ जाएगा। ए बिंदु हमारा ये हो गया। अब देखना है हमें बी बिंदु। बी बिंदु कहाँ पे आएगा? जहाँ पे एक्स का 6 होगा, वाई का 0 होगा। तो एक्स का 6, वाई का 0, तो यहाँ पे जाएंगे हम। ये हो गया हमारा बी बिंदु, और इन दोनों को मिला देंगे तो हमारी बजट रेखा या कीमत रेखा तैयार हो जाएगी। यही क्या है? कीमत रेखा है। इसी को कीमत रेखा या बजट रेखा कहा जाता है। अब एक चीज़ और इसमें दर्शानी है, ए संयोग किस तरह से प्राप्त किया था हमने? ए बिंदु किस तरह से प्राप्त किया था? किस में किसका भाग दिया था? यानी ए संयोग हमने प्राप्त किया था। ये 4 इकाई किस तरह से आई थी? 120 रुपये में। 120 रुपये क्या था? एम था। 120 रुपये में हमने 30 क्या था? पी वाई की कीमत। पी वाई की कीमत कितनी थी? 30। 30 का भाग दिया था। इसका मतलब एम में हमने किसका भाग दिया? एम में, यानी उपभोक्ता की आय में हमने वाई वस्तु की कीमत का भाग दिया, तो ए संयोग प्राप्त किया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये हो गया हमारा जो ए संयोग है वो प्राप्त हुआ था एम बटा पी वाई, यानी एम में पी वाई का भाग देने से ए संयोग प्राप्त हुआ। और बी संयोग किस तरह से प्राप्त किया थी? 6 इकाई किस तरह से प्राप्त हुई थी? हमने एम में पी एक्स का भाग दिया था। एम में पी एक्स का भाग दिया था, यहाँ पे लिख दूंगा मैं। ये बी बिंदु आया था एम में पी एक्स का भाग देने से। तो यहाँ पे हमने बजट रेखा या कीमत रेखा को तैयार कर लिया। अब देखेंगे हम कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल। कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल देखेंगे, और उसके बाद उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे। कीमत रेखा या बजट रेखा का ढाल। कीमत रेखा का ढाल। कीमत रेखा का ढाल पढ़ना चाहते हैं, और कीमत रेखा का ढाल पढ़ने से पहले एक बार देखें ढाल क्या होता है। ढाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम। ढाल, ढाल को इंग्लिश में स्लोप कहा जाता है। SLOP, स्लोप, और ये होता है tan थीटा के बराबर। ढाल यानी स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो इसका मतलब ये है, हम किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहते हैं तो लंब बटा आधार के बराबर उसका ढाल होगा। ये समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ये कर्ण कहलाता है। ये कर्ण हो गया, ये आधार होता है, और ये होता है लंब। तो ढाल होता है लंब बटा आधार के बराबर। तो ढाल, इसका ढाल होगा AB हो गया लंब, और BC हो गया आधार। तो AB बटा BC के बराबर इसका ढाल हो जाता है। tan थीटा लंब बटा आधार के बराबर होता है, क्योंकि हमने त्रिकोणमिति में पढ़ा था, त्रिकोणमिति में देखा था लाल बटा कक्का।
तो लाल बटा कक्का के हिसाब से हमने सूत्र तैयार किए थे। ये पहला मान साइन का होता है, दूसरा मान कोस का होता है, ये तीसरे नंबर पे है वो टेन थीटा का मान है। तो ये एल से लंब बना लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो लंब बटा आधार, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार के बराबर। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी रेखा का हम ढाल ज्ञात करना चाहते हैं तो वो टेन थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हम किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बजट रेखा या कीमत रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एक रेखा चित्र बनाना होगा, यानी बजट रेखा हमें बनानी होगी। और बजट रेखा हम पहले ही बना चुके हैं। देखो इस तरह से हमने बजट रेखा बनाई थी। एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु ली थी, एक्स वस्तु, और ये हो गई हमारी वाई वस्तु, एक्स वस्तु और ये वाई वस्तु। इसके बाद हमने ए बी ये बजट रेखा बनाई थी। बजट रेखा हमारी ए बी बजट रेखा है, और इसका ढाल बताना चाहते हैं हम, ए बी रेखा का ढाल। तो यहाँ पे लिखो मैं ए बी रेखा का ढाल। ए बी रेखा का ढाल होगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार के बराबर ए बी रेखा का ढाल माना जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान रख देते हैं। लंब कितना है, ओ ए बटा ओ बी, यानी ये लंब हो गया। ए बी रेखा का ढाल ज्ञात करना चाहते हैं, ये लंब और ये आधार, ओ ए बटा ओ बी। और यहाँ पे ए किस तरह से प्राप्त हुआ था, हमने एम में पी वाई का भाग दिया था, और ये बी बिंदु कैसे प्राप्त किया था, एम में पी एक्स का भाग देने से ये बी बिंदु आया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली स्टेप होगी हमारी, यहाँ लिख देंगे हम, देखो ए ओ ए की जगह लिख सकते हैं एम बटा पी वाई, एम बटा पी वाई, और ए बी की जगह लिख देंगे, यानी ओ बी की जगह लिखा जाएगा एम बटा पी एक्स। और एक स्थिति होती है जैसे बटे के नीचे बटा आ जाता है तो संख्याएं पलट करके गुणा हो जाती हैं। किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये 2/3 हो और इसके नीचे बटा हो 1/2, तो इसको कैसे हल करते हैं, ये संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे 2/3, और नीचे की जो संख्या है 1/2 ये पलट करके गुणा हो जाती है, 2 ऊपर चला जाए 1 नीचे। इस तरह से हम हल करते हैं। तो बटे के नीचे बटा होता है तो संख्याएं पलट करके गुणा हो जाती हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको हल करेंगे तो ये होगा, देखो एम बटा पी वाई को ऐसे कैसे लिखेंगे, एम बटा पी वाई, और ये नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, इस तरह से पलट करके गुणा हो जाएगी। तो पी एक्स ऊपर जाएगा और एम नीचे आएगा। अब देखो एम से एम कटेगा, एम से एम कटेगा तो क्या प्राप्त होगा, ऊपर बचा हमारा पी एक्स और नीचे बचेगा पी वाई, पी एक्स बटा पी वाई। पी एक्स बटा पी वाई ये क्या है, पी एक्स यानी एक्स वस्तु की कीमत, पी वाई यानी वाई वस्तु की कीमत। तो ये है कीमतों का अनुपात, कीमतों का अनुपात। तो कीमतों का अनुपात ही बजट रेखा का ढाल माना जाता है, यानी कीमतों का अनुपात ये क्या है, कीमतों का अनुपात ही है बजट रेखा का ढाल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, कीमत रेखा का ढाल देखना चाहते हैं। कीमत रेखा हमने तैयार कर ली, ए बी कीमत रेखा है या बजट रेखा है, ठीक है। और कीमत रेखा का ढाल करते हैं, लंब बटा आधार के बराबर होती है, यानी टेन थीटा के बराबर होती है। टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार ज्ञात कर लेंगे तो किसी भी रेखा का ढाल ज्ञात हो जाएगा। तो लंब बटा आधार यानी लंब कितना है इसमें, ओ ए लंब हो गया, आधार कितना है ओ बी आधार हो गया। यहाँ पे ए किसकी वजह से आया था, एम में पी वाई का भाग दिया था हमने, एम में पी वाई का भाग दिया तो ये ओ ए आया, तो ओ ए की जगह लिख दिया हमने एम बटा पी वाई, और ये बटा की जगह हमने बटा लगा दिया, और यहाँ पे ओ बी की जगह लिख दिया एम बटा पी एक्स, एम बटा पी एक्स। और जब बटे के नीचे बटा होता है तो संख्याएं पलट कर गुणा हो जाती हैं। तो ये एम बटा पी वाई को ऐसे कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एम बटा पी वाई, और गुणा ये नीचे की संख्या पलट करके गुणा होंगी, पी एक्स ऊपर चला गया, एम नीचे। तो देखो एम से एम कटा, क्या बचा, ऊपर तो बचा पी एक्स, नीचे पी वाई। तो पी एक्स व पी वाई किस बात को बताते हैं, कीमतों के अनुपात को बताते हैं। पी एक्स बटा पी वाई है एक्स वस्तु की कीमत बटे में वाई वस्तु की कीमत, तो ये कीमतों का अनुपात है, और कीमतों का अनुपात ही बजट रेखा का ढाल माना जाता है। तो कीमतों का अनुपात ही क्या है, बजट रेखा का ढाल है। तो यहाँ पे हमने बजट रेखा के ढाल को क्लियर कर लिया। और एक चीज़ और ध्यान रखना यहाँ पे, इससे पहले हम
तटस्था वक्र पढ़े थे और तटस्था वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तटस्था वक्र का ढाल प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है। यहाँ पे मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ, तटस्था वक्र का ढाल तटस्था वक्र का ढाल किसके बराबर होता है? प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होता है, यानी MRS x4y। यही क्या है? तटस्था वक्र का ढाल है, MRS x4y। प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x4y, मार्जिनल रेट फॉर सब्स्टिट्यूशन x4y, यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ही तटस्था वक्र का ढाल माना जाता है। तो ये तटस्था वक्र का ढाल था। तटस्था वक्र का ढाल MRS x4y, ये तटस्था वक्र का ढाल है। और कीमत रेखा का ढाल है px/py। px/py तो है कीमत रेखा का ढाल, और तटस्था वक्र का ढाल है MRS x4y। MRS प्रतिस्थापन की सीमांत दर ही तटस्था वक्र का ढाल है। तो ये ध्यान रखना, ये तटस्था वक्र का ढाल, ये कीमत रेखा का ढाल, क्योंकि उपभोक्ता का संतुलन हम पढ़ेंगे। जब उपभोक्ता का संतुलन पढ़ेंगे तो हमें तटस्था वक्र के ढाल की ज़रूरत पड़ेगी और कीमत रेखा के ढाल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कीमत रेखा का ढाल हो गया, ये तटस्था वक्र का ढाल हो गया। और अब हम देखते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन कह दो या साम्य कह दो। तो हमारा अब टॉपिक रहेगा उपभोक्ता का साम्य या संतुलन। उपभोक्ता का साम्य या संतुलन। उपभोक्ता का साम्य या संतुलन। उपभोक्ता का साम्य या संतुलन पढ़ेंगे तो उपभोक्ता कहाँ पे संतुलन में होगा? देखो, उपभोक्ता का साम्य या संतुलन वहाँ होता है, उपभोक्ता साम्य या संतुलन में उस बिंदु पर माना जाता है जहाँ निम्न दो शर्तें पूरी होती हैं। यानी उपभोक्ता के साम्य या संतुलन की दो शर्तें हैं। उपभोक्ता के साम्य या संतुलन की कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। यानी उपभोक्ता का साम्य या संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होता है जहाँ निम्न दो शर्तें पूरी होती हैं। तो दो शर्तें कौन कौन सी हैं? नंबर एक, उपभोक्ता का साम्य या संतुलन उस बिंदु पर प्राप्त होगा जहां निम्न दो शर्तें पूरी होंगी। नंबर एक पे है तटस्था वक्र का ढाल। तटस्था वक्र का ढाल, तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। पहली शर्त है तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। तटस्थ वक्र का ढाल किसके बराबर हो? कीमत रेखा के ढाल के बराबर हो। तो तटस्थ वक्र का ढाल अभी देखा था हमने, तटस्थ वक्र का ढाल था प्रतिस्थापन की सीमांत दर ही क्या थी? तटस्थ वक्र का ढाल था। तो तटस्थ वक्र का ढाल है MRS x4y, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो MRS x4y ये बराबर होना चाहिए कीमत रेखा का ढाल पड़ा था कीमतों का अनुपात, यानी px/py। तो पहली शर्त उपभोक्ता के संतुलन की पहली शर्त है MRS x4y बराबर होना चाहिए px/py, यानी तटस्थ वक्र का ढाल किसके बराबर हो? कीमतों के अनुपात के बराबर हो। तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। तो पहली शर्त ये हो गई। नंबर 2, दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर
उन्तोदर हो तो संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र कैसा होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, एक आकृति इस तरह से होती है, एक आकृति इस तरह से होती है। ये मूल बिंदु से उठी हुई है, ये तो है नतोदर, और ये मूल बिंदु की ओर झुकी हुई है, तो ये है उन्तोदर। तो तटस्थ वक्र की आकृति होनी चाहिए उन्तोदर के रूप में होनी चाहिए, जहाँ पे संतुलन है। उपभोक्ता का संतुलन वहाँ माना जाएगा जहाँ तटस्थ वक्र क्या होगा, उन्तोदर यानी मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे उपभोक्ता के साम्य या संतुलन की दो शर्तें हैं। तटस्थ वक्र का ढाल होना चाहिए कीमत रेखा के ढाल के बराबर, और दूसरी शर्त है संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होना चाहिए। और अब उपभोक्ता के संतुलन को हम रेखा चित्र से स्पष्ट करेंगे। अब रेखा चित्र से इसको समझेंगे, तो रेखा चित्र बनाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे उपभोक्ता के संतुलन को निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। उपभोक्ता के संतुलन को निम्न रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। तो एक रेखा चित्र बनाएंगे। देखो यहाँ पे x अक्ष पर x वस्तु, x अक्ष पर x वस्तु और y अक्ष पर y वस्तु। x अक्ष पर ले रहे हैं हम x वस्तु, y अक्ष पर लेंगे y वस्तु, और इसमें एक कीमत रेखा दर्शाएंगे। इसमें एक हम कीमत रेखा बनाएंगे। मान लीजिए ये ए बी हमारी कीमत रेखा है, इस तरह से हमने कीमत रेखा बनाई थी। तो ए बी क्या है, कीमत रेखा है। और यहाँ पे हम तटस्थ मानचित्र दर्शाएंगे, यानी एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाता है, तो तटस्थ मानचित्र कहलाते हैं। एक ही रेखा चित्र में जब एक से अधिक तटस्थ वक्रों को दर्शाया जाता है तो तटस्थ मानचित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम एक से अधिक तटस्थ वक्र दर्शाएंगे, यानी 3 तटस्थ वक्र इसमें दर्शाएंगे, तो ये तटस्थ मानचित्र यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और तटस्थ मानचित्र यानी तटस्थ वक्र हम 3 तटस्थ वक्र यहाँ पे दर्शाएंगे। वो किस तरह से दर्शाएंगे, एक तटस्थ वक्र तो कीमत रेखा के नीचे से गुजरेगा, एक तटस्थ वक्र को मैं कीमत रेखा के स्पर्श कराऊंगा, और एक तटस्थ वक्र को कीमत रेखा के ऊपर रखूंगा। एक तटस्थ वक्र कीमत रेखा के नीचे, एक तटस्थ वक्र कीमत रेखा के ऊपर यानी स्पर्श करेगा, एक तटस्थ वक्र ऊपर रहेगा। तो 3 तटस्थ वक्र इस तरह से हम बनाएंगे। जैसे एक तटस्थ वक्र ये हो गया IC1 हो गया, ये कीमत रेखा के नीचे। एक तटस्थ वक्र को कहीं भी कीमत रेखा को स्पर्श कराऊंगा, तो मान लीजिए ये दूसरा तटस्थ वक्र IC2, ये यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। और एक और तटस्थ वक्र इसमें बनाएंगे हम IC3, ये कीमत रेखा के ऊपर है। अब देखो उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होगा, यानी कीमत रेखा और बजट रेखा। पहली शर्त थी कीमत रेखा का ढाल तटस्थ वक्र के ढाल के बराबर हो। दूसरी शर्त थी मूल बिंदु पर, यानी जहाँ पे संतुलन है वहाँ पे मूल बिंदु की ओर तटस्थ वक्र क्या होना चाहिए, उन्तोदर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बिंदु यहाँ पे ले लेंगे, ये P, इसको दे दिया मैंने P, और यहाँ पे ले लिया मैंने Q, और यहाँ पे ले लिया R। P, Q और R बिंदु हैं। इन तीनों बिंदुओं में से उपभोक्ता कहाँ पे संतुलन में माना जाएगा, उपभोक्ता संतुलन में उस बिंदु पर होगा जहाँ साम्य या संतुलन की 2 शर्तें पूरी होती हैं। तो 2 शर्तें, जिस बिंदु पर दोनों शर्तें पूरी होगी उपभोक्ता उसी बिंदु पर संतुलन में माना जाएगा। तो सबसे पहले हम P बिंदु की बात करते हैं। पहली शर्त है तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये तटस्थ वक्र है, नीचे से इस तरह से जा रहा है, ये तटस्थ वक्र, और ये हमारी कीमत रेखा है, ठीक है। ये तटस्थ वक्र है, तो तटस्थ वक्र का ढाल ज़्यादा है, यहाँ पे तटस्थ वक्र का ढाल ज़्यादा है, कीमत रेखा का ढाल कम है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा MRS X4Y, ये ज़्यादा है PX बटा PY से। तो पहली शर्त यहाँ पे पूरी नहीं होती है, इस वजह से तटस्थ वक्र उपभोक्ता यहाँ पे संतुलन में नहीं होगा, क्योंकि तटस्थ वक्र का ढाल ज़्यादा है कीमत रेखा के ढाल से। तो इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। अब R बिंदु की बात करते हैं। तो R बिंदु पर देखो ये स्पर्श कर रहा है यहाँ पे, तो ये कीमत रेखा का ढाल हुआ, और ये उपभोक्ता यानी तटस्थ वक्र का ढाल भी यही है। तो कीमत रेखा और तटस्थ वक्र का ढाल यहाँ पे बराबर है।
MRS/y ये बराबर है Px बटा Py, यानी पहली शर्त यहाँ पे पूरी होती है। और Q बिंदु की स्थिति को देखते हैं हम। Q बिंदु पर देखो, Q बिंदु पर ये तो तटस्थ वक्र का ढाल हुआ ये वाला, ये कीमत रेखा, तो कीमत रेखा का ढाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, ये स्लोप ज़्यादा है ये कम स्लोप है। इस वजह से यहाँ पे क्या स्थिति है, MRS/y लेस देन, कम है, ये किससे कम है, Px बटा Py से, Px बटा Py, यानी ये कीमत रेखा के ढाल से तटस्थ वक्र का ढाल कम है, यानी कीमत रेखा का ढाल यहाँ ज़्यादा है, तटस्थ वक्र का ढाल यहाँ पे कम है। तो यहाँ भी उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। उपभोक्ता संतुलन में कहाँ पे होगा, आर बिंदु पर, क्योंकि आर बिंदु पर पहली शर्त तो पूरी हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे तटस्थ वक्र और कीमत रेखा का ढाल बराबर है। जहाँ पे तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है वहाँ तटस्थ वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होता है। दूसरी शर्त ये है कि संतुलन बिंदु पर तटस्थ वक्र क्या होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, मूल बिंदु की ओर झुका हुआ होना चाहिए। तो ये आर बिंदु पर तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर झुका हुआ भी है, इस वजह से आर बिंदु उपभोक्ता के साम्य या संतुलन का बिंदु माना जाएगा। यानी उपभोक्ता कौन से बिंदु पर संतुलन में होगा, उपभोक्ता का संतुलन आर बिंदु पर होगा, आर बिंदु पर होगा, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं, यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती हैं। तो उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। आगे का पार्ट हम कल देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।